Good afternoon students. Today we are going to discuss about the fascism. आज हम फासिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसे हिंदी में फासीवाद भी कहते हैं। ये आपकी यूनिट 2 का टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन विद फासिज्म। जैसे कि आप जानते हैं कि फासिज्म जो है उसकी जो शुरुआत है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से मानी जाती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही क्या हुई है, फासिज्म जो है, फासीवाद है जो है वो अस्तित्व में आया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि फासिज्म इमर्ज्ड इन द 20th century and was an innovation of Mussolini during and after the First World War। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी, कुछ ऐसे सिचुएशंस बन गई थी जिससे क्या हुई थी, फासीवाद, फासिज्म की जो थी वो शुरुआत हुई। इस नेचर की गवर्नमेंट की शुरुआत हुई जिसका इमर्जेंस जो है हम लोग बेसिकली 20th century 20वीं शताब्दी की मानते हैं। और किसके द्वारा? मुसोलिनी के द्वारा इसको जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी शुरुआत है, वो मुसोलिनी के द्वारा मानी जाती है। एक डेफिनेशन हम देखते हैं कि डब्ल्यू एबनस्टीन के अनुसार उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ टोटलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी बाय सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप। इस बात से आप लोगों ने समझ लिया होगा, दिस इज़ द जिस्ट ऑफ फासिज्म। ये फासिज्म की, फासीवाद की जिस्ट है कि ये क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसी पार्टी है जिसमें क्या है कि जो भी पूरा फुल जो डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, जो पूरी पावर है किसी भी, ये मतलब पूरी पावर, होल पावर, जो कंप्लीट पावर जिसे हम कहेंगे, वो एक जो गवर्नमेंट की पावर है वो एक सिंगल पार्टी जो है वो रूल करती है कहीं पे। और टोटलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स जितने भी एस्पेक्ट हैं पावर के, जिन जिन एस्पेक्ट्स में पावर है, जो जो हर जगह जो है कंप्लीट पावर जिसे हम कहेंगे एक सिंगल पार्टी की होती है। और इसे तानाशाही डिक्टेटरशिप के नाम मतलब से भी जोड़ा जा सकता है, बिकॉज इनके जो अगेंस्ट है वो कोई नहीं जाएगा, वन पार्टी रूल करेगी, जो वो कहेगी वैसा ही होगा। फासीवाद में, फासिज्म में कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऐसी इसके तत्व हैं जो कि सम्मिलित हैं, जो इसकी खासियत को, जो इसकी मतलब क्वालिटी को बताते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें वर्ड्स को देख भी पा रहे होंगे इन योर स्क्रीन। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्टेटरशिप, ठीक है, यानी कि सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप है, एक पार्टी का रूल होता है। नेशनलिस्ट हैं ये लोग, यानी कि पूरी तरह से होल ऑन देखेंगे, पूरी तरह से क्या है, राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्र के लिए समर्पित रहती है। रेसिस्ट है, पर्टिकुलर एक जाति है, कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, रूल करते हैं। मिलिटरिस्टिक है, यानी कि सैन्यवादी हैं। स्पेशली कहा जाए कि फासिज्म में जो लोग हैं, मतलब कौन कौन लोग शामिल हैं, तो हम कह सकते हैं कि मिलिट्री जो होती है वो उसमें स्पेशली शामिल होती है। एंड लास्ट वन इज़ इम्पीरियलिस्टिक, यानी कि साम्राज्यवादी है, साम्राज्य विस्तार की बात करती है, अपने क्षेत्र के विस्तार की बात करती है। नाउ कम टू द टर्म फासिज्म, कि ये टर्म जो है, फासिज्म जो टर्म है वो कैसे आया। तो हम देखते हैं कि फासिज्म जो है, फासीवाद जो है, जिसे हिंदी में हम फासीवाद के नाम से भी जानते हैं, फासीवाद के नाम से जानते हैं। ये जो शब्द है फासीवाद, इसको क्या कहते हैं, फासिज्म जो है वो इटालियन शब्द, इटालियन भाषा के वर्ड से आया है, फासिया से, ठीक है। इटालियन वर्ड फासिया से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग है बंडल ऑफ रॉड्स, ठीक है। इसकी मीनिंग है बंडल ऑफ रॉड, यानी कि अगर हम, ये एक ऐसे रॉड का बंडल है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है।
और ये जो बंडल ऑफ रॉड्स है वो किसकी सिग्निफिकेंस है, वो ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है रोम की अथॉरिटी पर, ये अथॉरिटी को दर्शाती है। अगर हम इस वर्ड की बात करें, बाय द 1890s द वर्ड फासिया वॉज बीइंग यूज्ड इन इटली टू रिफ़र अ पॉलिटिकल ग्रुप और बैंड। सबसे पहले ये क्या हुआ 1890s में, फर्स्ट ऑफ ऑल 1890s में ये वर्ड था फासिया, वो यूज़ किया गया इटली में, ठीक, एक पॉलिटिकल बैंड और ग्रुप के लिए। और ये यूजुअली ये जो ग्रुप था, ये बैंड था, क्या था, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फासिज्म में अगर हम बात करें कि इसका इमर्जेंस जो था वो किसके अगेंस्ट था, तो इसका जो इमर्जेंस इसके अगेंस्ट था मॉडर्निटी के अगेंस्ट, द लिबरल आइडियाज़ जो हैं उसके, और वैल्यूज़ ऑफ द इनलाइटमेंट, ठीक है, इन चीज़ों के ये लोग क्या थे, अगेंस्ट थे, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल था। तो जर्मनी अंडर हिटलर के अंडर में जो जर्मनी थी वो इसकी एग्जाम्पल है फासिज्म का। इटली के अंदर मुसोलिनी थे, ये लोग जो थे फासिस्ट आइडियोलॉजी, फासीवाद आइडियोलॉजी के मानने वाले थे। अच्छा, एक बात और भी आप लोग जान लीजिए कि फासीवाद पहले जो था वह व्यवहार में आया, फिर बाद में सिद्धांत में आया, ठीक है। पहले ये जो था प्रैक्टिकल होता गया, फिर बाद में इसको क्या किया गया, जो था इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि बाद में लिखा गया, क्योंकि जो तत्कालीन समय और परिस्थितियों की मांग के कारण, जैसे कि इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, जैसे हम ये भी कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली जो है वो पहले आया था, ठीक, और जो थियोरेटिकली जो था, थ्योरी पार्ट इसकी थी, वो बाद में आई थी, ठीक है। तो जैसे ये हम ये कह रहे हैं कि ये बाद में कैसे आया, जैसे प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये पहले आया है, क्योंकि जो उस टाइम जैसे कि समय और परिस्थिति आई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो भी समय था वो चल रहा था, जो परिस्थितियाँ चल रही थी उसकी मांग के कारण, उसकी डिमांड के कारण, उसकी उस फुलफिलमेंट के कारण, ठीक है, क्या हुआ था, इसकी इस टाइप की जो वो थे व्यूज़ थे फासीवाद की, जो कहते हैं हम कि शुरुआत थी, वो समय की मांग के कारण हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें अनेक विचारों को शामिल किया गया, लेकिन पहले इसको क्या किया गया, थ्योरेटिकली जो था इसको बाद में किया गया, प्रैक्टिकली पहले किया गया, फिर जैसे जैसे विचार जुड़ते गए, फिर इसकी थ्योरियाँ जो थी वो बाद में जो थी बनती गई। अगर हम इसकी इमरजेंस की बात करते हैं, तो इमरजेंस फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि दो तरीके से, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो था इसका इमरजेंस माना जाता है, और कहाँ पे माना जाता है, इटली में माना जाता है, ठीक। और प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेने के बावजूद इटली को क्या हुआ था, उचित पुरस्कार नहीं मिला था, ऐसा था। जैसे मैंने कहा कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब इसको माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की देन, क्योंकि कहते हैं कि जो इटली को उसका जो था उचित पुरस्कार नहीं मिला था, जबकि वो से मिलना चाहिए था। ये सब जो भी रीज़न थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, बहुत डीपली हम लोग नहीं जाएंगे वर्ल्ड वॉर पे, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स कहते हैं बने थे जिसके कारण क्या हुआ था जर्मनी में और इटली में बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीज़न फॉर द इमरजेंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें ये देखिए आपके सामने ही लिखा हुआ है, जैसे इमरजेंस की, फिर भाई इन शॉर्ट जस्ट मैं बताऊँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए थे, और उससे क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस पैदा हो गई थी, और इससे क्या हुआ कि डिज़ायर ऑफ रिवेंज जो है, बदला लेने की भावना जो हुई वो उत्पन्न हुई, और इसी ने क्या किया, फासीवाद को जन्म दिया, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फासीवाद जो थी,
ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या है फासीवाद का, आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे। और एक चीज़ और भी है कि फासीवादी जो थे, फासिज्म को मानने वाले थे, वो मार्क्सिज्म, ठीक है, और किसी भी मार्क्सिज्म को, मार्क्सवाद को, कोई भी शांति चीज़ को, ठीक है, शांतिवाद जिसे हम कह सकते हैं उसको, और फ्रीडम को बहुत ज़्यादा ये इग्नोर करते थे। ये इसके बिल्कुल खुले दुश्मन थे इन तीन चीज़ों को, कि यानी कि ये ना ही तो ये मार्क्सिज्म को मानते थे, ना ही तो ये क्या कहते हैं पीस को मानते थे, कि शांति को बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे, और लोगों की ये इस चीज़ को नहीं मानते थे कि हमको सबको क्या देनी है, फ्रीडम देनी है, इस चीज़ को नहीं मानते थे। स्वतंत्रता का खुला दुश्मन है। और राज सत्ता की जो सर्वोत्ता है, यानी कि जो कंप्लीट जो थी, जो गवर्नमेंट थी, वो क्या थी, उग्र राष्ट्रवाद पर मतलब बेस्ड थी, यानी कि नेशनलिज्म पर, अल्ट्रा नेशनलिज्म हम कह सकते हैं कि फीलिंग इस गवर्नमेंट में पाई जाती है। अल्ट्रा, ठीक, क्या क्या चीज़ें, उग्र राष्ट्रवाद, अल्ट्रा नेशनलिज्म, वॉर, युद्ध पाया जाता है, एक सिंगल पर्सन डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, नायकवाद भी पाया जाता है, और इसमें डिसिप्लिन जो है, अनुशासन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए इसको मिलिटेरियन मतलब सैनिक जो शासन भी कहा जाता है, क्योंकि मिलिट्री से के लोग के द्वारा ही इसको ज़्यादातर शासित किया गया, ठीक है। और अब हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ फासिज्म का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो अगर हम सेंट्रल आइडिया देखते हैं तो ये क्या है, एंटी रैशनलिज्म है। एंटी रैशनलिज्म यानी कि ये तर्क और विवेक में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ये जो है ह्यूमन आइडियाज़ में रीजंस को बिल्कुल नहीं मानता है। ये सिर्फ इस बात को मानता है फासिज्म में, अगर हम सेंट्रल आइडिया को देखें तो सिर्फ क्या है, इसमें एक चीज़ मानी जाती है, जैसे कि मुसोलिनी की जो ये है कोटेशन, एक्ट नॉट टॉक, यानी कि जो भी है करना है वो कर लेना है। बहुत ज़्यादा तर्क को, बहुत ज़्यादा विचारों को, विवेक को ये लोग उसमें को नहीं मानते हैं। समय तथा परिस्थिति में ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष। जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी जो उत्पत्ति है वो संघर्ष से ही मानी जाती है। इसमें क्या है कि स्ट्रगल कैसे, संघर्ष कैसे, ये लोग मानते हैं कि सर्वाइवल जो वो थी, डार्विन की थ्योरी थी, जिसको आप लोग जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी डार्विन ने, और स्पेंसर की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि क्या करना है, हमको अपने रहने के लिए संघर्ष करना है। ये भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारी दुनिया में, सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाते हैं, वही लोग रह पाते हैं जो क्या कर पाते, जो हैं, जैसे कि इनकी थ्योरी है नेचुरल मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि जो बेहतर होगा, क्या होगा, वही इस दुनिया में क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। और नेचर भी उन्हीं लोगों को यहाँ पे रहने के लिए सेलेक्ट करता है जो कि क्या करते हैं, अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए। तो स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा मानते थे, और स्ट्रगल को क्या मानते थे, बेस मानते थे कि स्ट्रगल ही करके क्या होगा कि हम क्या कर पाएंगे, जीत पाएंगे। ठीक, ये मतलब बिल्कुल जैसे वीक लोग थे, इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, कमज़ोर वीक लोगों को बहुत इग्नोर करते थे। ये कहते थे कि जो बेस्ट है वही जो है वो हमारे साथ है, और हमें भी उन्हीं को सेलेक्ट करना है, क्या है, जो कि फिटेस्ट है, जो फिट है, जो सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है लीडरशिप। ठीक, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सैनिकवाद था, सैनिकों का शासन ज़्यादा था, तो लीडरशिप की भावना समझ रहे हैं कि अपने आप ही आ जाती है। ठीक, लीडरशिप जो थी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक पर्सन, जैसे कि मैंने अभी बताया हिटलर, मुसोलिनी का नाम लिया, तो क्या है, कोई एक ही पर्सन है जो क्या करेगा, लीडरशिप की भूमिका में, लीडर की भूमिका में रहेगा। लीडरशिप की बात पर ये कहते हैं कि
जो हायरार्की के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल चलता है इक्वालिटी का कि ये अच्छे हैं तो दूसरे भी अच्छे होंगे, तो ये इन चीज़ को नहीं मानते, ह्यूमन इक्वालिटी को नहीं मानते। किस में? प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की के प्रिंसिपल में जो समानता का सिद्धांत है इसको बिल्कुल नहीं मानते। ये कहते हैं कि जो लीडर होगा, ठीक है, ये बिल्कुल एक बात को मानते हैं कि लीडर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। कहते हैं कि जो लीडर है, जो लीडर की इच्छा है वही क्या है? कानून है, ठीक। इसीलिए इसको डिक्टेटरशिप, तानाशाही भी कहा गया है। और ये मानते हैं कि सोसाइटी में 3 तरह के लोग सरवाइव करते हैं। जो फर्स्ट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो सुप्रीम हैं, जो कौन है? हमारे लीडर्स हैं, ठीक, जो लीडर बनने की क्वालिटी रखते हैं। दूसरे टाइप की सोसाइटी में ऐसे लोग आते हैं जो कि वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, हमारे सैनिक होते हैं। और थर्ड वन में ऐसे कमज़ोर लोग आते हैं जो कि बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ही इग्नोरेंट हैं, और उनका ज़्यादा ये कह रहे हैं कि मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है मतलब उनकी सोसाइटी में। और इस 3 तरह के लोग जो हैं आते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमने थर्ड पॉइंट देखा लीडरशिप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म। या अभी तक मैंने आपको बताया कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों के अंदर है। ये कहते हैं फासिज्म सीक टू यूज़ द क्रिएटिव पावर ऑफ द मिथ, ठीक है। जो भी ये करना है राष्ट्र के लिए करना है, अपनी जो भी है हमको जीना है तो अपने राष्ट्र के लिए ही जीना है, अपने राष्ट्र के की उन्नति के लिए जीना है, ठीक है। हम जो कुछ हैं वो हमारे लिए हमारा राष्ट्र है, ठीक। और हमें अपना सर्व कहते हैं सर्वस्व, ठीक है, सब कुछ, जैसे हमको अपना सब कुछ क्या है अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान करना है, ठीक। लास्ट है स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। जो इकोनॉमी होगी उस पर पूरा कंट्रोल्ड किसका रहता है? बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, पूरा स्टेट का, ठीक, पूरे राज्य का। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, आप ऐसे देखिए पूरे राज्य का जो रहता है वो कंट्रोल जो होता है वो इकोनॉमी पे कंट्रोल रहता है। अच्छा, इन शॉर्ट में मैं अब जैसे हम लोगों ने इतना पढ़ा है तो हम कुछ जिस्ट इसकी बता दें आप लोगों को। प्रमुख विशेषताएं हो इसको कह सकते हैं, अभी तक के जितना पढ़ा है उसको जिस्ट के तौर से लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम कह सकते हैं फांसीवाद एक व्यवहारिक आंदोलन है जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव पाया जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये बात कही क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये पहले क्या था, पहले इसको किया गया सिद्धांत रूप में, ये बाद में बना है। तो ये क्या है? व्यवहारिक आंदोलन के रूप में हम इसको ज़्यादा लेंगे, जिसमें क्या है एक निश्चित सिद्धांत नहीं पाया जाता क्योंकि डिफरेंट व्यूज़ आते गए और उसमें ऐड ऑन होते चले गए। सेकंड देखते हैं कि फांसीवाद जो है अभी तक जो था वो उग्र राष्ट्रवाद अल्ट्रा नेशनलिज्म पर डिपेंडेंट हो गया। प्रबल राष्ट्रवाद की जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो उसमें है, और राष्ट्र ही क्या होता है इनके लिए सर्वे सर्वा है, राष्ट्र ही उनके लिए सर्वोच्च है। नेक्स्ट हम जैसे हमारे लिए राष्ट्र सब कुछ है, ठीक है, और राज्य ही के ऊपर कुछ है, कुछ भी नहीं है, राज्य के ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है। फांसीवाद युद्ध, ठीक, मैंने भी बताया था कि वॉर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो फांसीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद यानी कि इम्पीरियलिज्म को बहुत मानता है, का विस्तार करता है, ठीक, इस पे बेस्ड है, इन दोनों चीज़ों पर, वॉर और इम्पीरियलिज्म पर क्या है? बेस्ड है। और रेसिस्ट है, डिक्टेटरशिप है इसके अंदर, और नेशनलिस्ट है, ठीक। फांसीवाद जो है अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये क्या है? स्वतंत्रता का विरोधी है, उदारवाद का विरोधी है, ठीक है। और ये जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है किस पे? डिसिप्लिन पे। ये डिसिप्लिन अनुशासन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। लोकतंत्र को बिल्कुल नहीं मानता है, ठीक है, इस बात को आपको पता ही है। लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली को विरोधी है, बिल्कुल। तर्क को, विवेक में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, हम लोगों ने अभी देखा इसमें कि एक्ट नॉट टॉक की पॉलिसी जो है इसको अपनाते हैं। स्ट्रगल को बहुत अपनाते हैं, संघर्ष को मानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर बेस्ड होके काम करते हैं,
ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको इसमें समझ में नहीं आया हो, सो प्लीज़ कॉल एंड कॉन्टेक्ट मी। ओके, हैव अ नाइस डे।